हेलो एवरीवन, आज हम कर रहे हैं नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चाहे बीएड हो, एमएड हो, चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, इसमें से क्वेश्चन ज़रूर ही पूछा जाता है। स्पेशली सीटेट फॉलो का तो ये फेवरेट है। सीटेट में हर साल किसी ना किसी एक पैडागोजी में एनसीएफ 2005 से क्वेश्चन आना ही आना होता है। ठीक है, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए इसको डिटेल में करेंगे ताकि जहाँ से भी क्वेश्चन बनता है हम उसको अच्छे से समझ सकें। चाहे आप इसको थ्योरी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, चाहे किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, ये आपके लिए इनफ रहेगा। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क और नेशनल पॉलिसी के अंदर क्या डिफरेंस होता है, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो फ्रेमवर्क क्या होता है? सिर्फ एक पार्ट है एक पॉलिसी का। ठीक है, पॉलिसी जो है वो गवर्नमेंट के द्वारा बनाई जाती है और एक पॉलिसी में बहुत सारी जो है फील्ड्स होती हैं कि टीचर के लिए क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, हायर एजुकेशन के लिए क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, स्कूल का स्ट्रक्चर कैसे होना चाहिए, करिकुलम कैसे होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा टीचर्स की सैलरी वगैरह सब कुछ डिसाइड होता है एक पॉलिसी के अंदर। लेकिन करिकुलम क्या है? उसका एक पार्ट है। तो वो करिकुलम बनाने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, उसको किसी ना किसी के हाथों सौंप देती है। जो भी समझदार कमेटी या पर्सन उसको लगता है, तो वो कमेटी पर्सन जो है उस करिकुलम को रेडी करके गवर्नमेंट को देती है। फिर गवर्नमेंट जो उसके ऊपर पूरा उसको देखती है, उसको अगर सही लगता है तो वो उसको पॉलिसी के अंदर डाल देती है। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास 2020 के अंदर भी ऐसे हुआ। जो नई पॉलिसी आई है उसके लिए अभी फ्रेमवर्क अभी बनकर रेडी हुआ है, जो कि उसको 2020 की पॉलिसी है उसके अंदर ऐड ऑन किया जाएगा। तो गवर्नमेंट ही काम जो है फ्रेमवर्क का वो किसी कमेटी को देती है। तो इसके अंदर हम 2005 की जो कमेटी है, सॉरी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है, इसमें क्या क्या करने वाले हैं वो देख लेते हैं। फिर हम चलते हैं वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप इसको देखेंगे। इसके अंदर पहले हम इंट्रोडक्शन समझेंगे, इसकी नीड क्या है, गाइडिंग प्रिंसिपल्स क्या है, एम ऑफ एजुकेशन क्या है अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005, फ्लैक्सिबिलिटी इन असेसमेंट और एग्जाम रिफॉर्म्स की नीड क्या है, मेन प्रिंसिपल्स क्या होने चाहिए किसी भी करिकुलम को कंस्ट्रक्ट करने के, और इसके कुछ करिकुलम एरियाज हैं, कुछ 9 सब्जेक्ट्स हैं जिसके ऊपर एनसीएफ 2005 ने स्पेशली गाइडलाइंस दी हैं, उसको डिटेल में समझेंगे। और उसमें से बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो इसको हम वन बाय वन करते हैं। तो सबसे पहले गवर्नमेंट ने एनसीएफ 2000 बनाने का जो काम है वो एनसीईआरटी को सौंप दिया। एनसीईआरटी के जो चेयरमैन हैं कृष्णा कुमार, उन्होंने अप्रोच किया यशपाल को। अब यशपाल कौन है? ये नेशनल एडवाइजरी कमेटी 1993 के चेयरमैन रह चुके हैं। ठीक है, इन्होंने एक बार रिपोर्ट सबमिट करी थी गवर्नमेंट को लर्निंग विदाउट बर्डन के ऊपर, जिससे गवर्नमेंट बहुत इंस्पायर हुई थी और एनसीईआरटी भी बहुत इंस्पायर हुई थी। तो इसलिए ये चाहते थे कि यशपाल जो है वही ये 2005 का करिकुलम जो है डिज़ाइन करें। यशपाल जी ने इसको एक्सेप्ट कर लिया, तो ये बन गए फादर एनसीएफ 2005 के। उसके बाद इन्होंने जब ओपनिंग करी, मतलब बनाना स्टार्ट किया, तो इनका जो मेन आधार रहा था इसको बनाने का, वो एक कोटेशन रही थी जो कि उन्होंने रविंद्रनाथ टैगोर के एसे से ली थी। वो थी सिविलाइजेशन एंड प्रोग्रेस। इसके अंदर जो मेन एम्फेसाइज किया गया है वो है क्रिएटिव स्पिरिट और जनरस जॉय के ऊपर, कि बच्चे के अंदर क्रिएटिविटी आए और बच्चा जो है स्टडी को एंजॉय करे। ठीक है, तो इसके ऊपर ये कोटेशन जो है आधारित थी। फिर इसके अलावा जो एनसीएफ 2005 से पहले भी बहुत सारे एनसीएफ आ चुके हैं, ये 4th एनसीएफ रहा है। ठीक है, इससे पहले हमारे पास 97, 88 और 2000 के अंदर आ चुके हैं, और रिसेंटली अभी 2020 के अंदर हमारा नया फ्रेमवर्क जो है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क अभी कंप्लीट हुआ है। तो ये डेट्स इंपॉर्टेंट है, इसमें से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है, फादर का नाम पूछा जा सकता है, कौन से लेके ऐसे से उठाया गया ये भी पूछा जा सकता है। इसके अलावा एनसीएफ 2005 के अंदर नेशनल करिकुलम नेशनल फोकस ग्रुप बनाए गए, 21 नेशनल फोकस ग्रुप बनाए गए, मतलब 21 एरियाज़ के ऊपर काम किया गया, जैसे कि टेक्स्ट बुक हो गई या कौन कौन से सब्जेक्ट्स हो गए। तो ऐसे 21 एरियाज़ थे और इसमें 35 मेंबर्स ने यशपाल जी का साथ दिया। ठीक है, और जो ये रिपोर्ट है फिर सबमिट कर दी गई CABE को, कब? 7 सितंबर 2005 को। ठीक है, ये समरी के रूप में दी गई थी क्योंकि बहुत बड़ी रिपोर्ट बन गई थी, तो इसका समराइज करके उन्होंने इस रिपोर्ट को सबमिट कर दिया। और ये सारी जो रिपोर्ट है वो किस पे, स्पेशली 2005 की जो रिपोर्ट है वो कंस्ट्रक्टिव अप्रोच के ऊपर बेस्ड है। इससे पहले जितने भी फ्रेमवर्क आए थे इतने ईयर्स में, 97 में, 88 में, वो बिहेवियरिस्ट अप्रोच के ऊपर थी, मतलब बिहेवियरिज्म को चेंज करने की बात की गई थी। लेकिन ये 2005 की जो रिपोर्ट है इसमें किसके ऊपर बात गई है कि बच्चा कंस्ट्रक्ट करके चीज़ों को सीखे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन जो है बन सकता है। नेक्स्ट देखते हैं अब है कि नीड क्या रही एनसीएफ 2005 को बनाने की। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है कि जो प्रेजेंट के स्कूल की इल्स हैं, ठीक है, जो कमियां हैं उसको रिमूव किया जा सके, प्रमोट किया जा सके लर्निंग विदाउट बर्डन को, और इम्प्रूव करना बच्चे की क्रिएटिव थिंकिंग को, और वो रोट लर्निंग जो है उसको हटाया जा सके, और क्लियर करना बच्चे के एजुकेशन पर्पस को, ताकि बच्चे का जो फ्यूचर है वो ब्राइट हो, और होलिस्टिक और इंटीग्रेटेड अप्रोच को स्कूल के अंदर लाया जाए। होलिस्टिक अप्रोच क्या होती है? जिसके अंदर हम बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट के बारे में सोचते हैं, ना कि उसके एक
पर्सपेक्टिव, मतलब मेंटल, फिजिकल, सारी टाइप की जो डेवलपमेंट है वो इसके अंदर इंक्लूड की जाती है। इंटीग्रेटेड अप्रोच का मतलब होता है कि एक सब्जेक्ट जो है दूसरे सब्जेक्ट से लिंक को इस तरह से उसको पढ़ाया जा सके, और रिमूव करना जो आइसोलेटेड एक्टिविटीज़ है कि क्लासरूम एक्टिविटीज़ नहीं होनी चाहिए, उसके बाहर भी या रियल लाइफ थिंग्स को स्टडी करके, टच करके, या उसको प्ले ग्राउंड में या किसी और जगह पे ले जाके वो चीज़ों को दिखाया जाए, उसकी एक्टिविटी को इम्प्रूव करना, और जो इनफ्लेक्सिबिलिटी है स्कूल के अंदर उसको रिमूव करने के लिए। अब हमारे पास गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ एनसीएफ 2005 बहुत इंपॉर्टेंट है, पांचों के पांचों, क्योंकि इसमें से बहुत बार सीटेट में क्वेश्चंस आए हैं, तो इसलिए इसको बहुत अच्छे से समझना, और अगर आप थ्योरी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तब भी ये पांचों के पांचों पॉइंट्स को आपको लिखना है। फर्स्ट है हमारे पास लिंकेज ऑफ नॉलेज टू द लाइफ आउटसाइड द स्कूल, कि बच्चे को रियल लाइफ से लिंक किया जाए, उसकी नॉलेज को जो भी हम क्लासरूम में पढ़ा रहे हैं उसको रियल लाइफ का एग्जांपल देके पढ़ा सकते हैं, रियल लाइफ की चीज़ें दिखाकर उसको समझा सकते हैं, तो ये बहुत बार प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। फिर है रोट लर्निंग से शिफ्ट करना, ये भी बहुत बार आया है कि रोट लर्निंग को शिफ्ट करना, कि बच्चे को चीज़ों को समझा के या समझ के वो पढ़ना सीखे, ना कि रट्टे मारे। फिर है ओवरऑल डेवलपमेंट की बात की गई है, सिर्फ जो टेक्स्ट बुक में चीज़ें हैं वही नहीं समझाओ, लेकिन बच्चा जो है ओवरऑल ग्रो करे, तो ऐसी चीज़ें जो है करिकुलम के अंदर ऐड ऑन होनी चाहिए। फोर्थ है हमारे पास कि एग्जामिनेशन को फ्लैक्सिबल बनाना चाहिए, कि वही बच्चे के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, उसकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग जो है एग्जाम्स होने चाहिए। फिर लास्ट है हमारे पास कि बच्चे के अंदर डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ जो है वो नर्चर की जानी चाहिए, हर इंडिविजुअल के अंदर जो है हमारी डेमोक्रेटिक कंट्री से रिलेटेड जो वैल्यूज़ है वो होनी चाहिए। अब हमारे पास एम ऑफ एजुकेशन क्या होना चाहिए अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005, तो एनसीएफ 2005 कहता है कि एजुकेशन ऐसी हो जो कि एक दूसरे को जोड़े, कोहेसिव सोसाइटी का निर्माण करे। फिर जो है यूनिवर्सलाइजेशन, जो एलिमेंट्री एजुकेशन है उसको बढ़ावा दे, और एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए जिसमें तीनों डेवलपमेंट की बात की जाए, कॉग्निटिव, इमोशनल एंड फिजिकल डेवलपमेंट, ये प्रीवियस ईयर में पूछा भी गया है। फिर है हमारे पास इंपावरिंग दी टीचर फॉर द करिकुलम डेवलपमेंट, की जो टीचर्स हैं वो करिकुलम को बढ़ावा दें, और रिस्पेक्ट करना हर पर्सन की और उसकी राइट्स की, उसकी डिग्निटी की। फिर है इंडिपेंडेंट ऑफ ए थॉट और एक्शन, हर पर्सन के सोचने का और काम करने की जो है स्वतंत्रता है। फिर डेवलपमेंट ऑफ ए रीजनिंग और अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, जो समझ है उसका विकास हो, चीज़ों को समझने के तरीके का विकास हो। फिर है डेवलपिंग दी सेक्युलरिज्म, वही कि किसी भी धर्म के अंडर आके हम चीज़ों को नहीं देखें, इक्वालिटी से देखें, सभी धर्मों को सम्मान समझें, सम्मान दें। फिर है कंसर्न फॉर अदर वेलबींग, दूसरे के लिए हमारे मन में केयरिंग हो, रिस्पेक्ट हो। रिकग्नाइजिंग द इंडिया कंट्रीब्यूशन, ठीक है, जो इंडिया ने कंट्रीब्यूशन किया है सिविलाइजेशन के लिए, वर्ल्ड सिविलाइजेशन के लिए, उसके प्रति हमें एक रिस्पेक्ट हो, हम उसको रिकग्नाइज करें। फिर है लर्नर जो सेंटर जो है कंस्ट्रक्ट करे, बच्चा जो है नॉलेज को खुद कंस्ट्रक्ट करे न्यू आइडियाज़ के साथ, और टीचर जो है उसको कैसा होना चाहिए, एज ए फैसिलिटेटर होना चाहिए, ठीक है, बच्चे को एक्टिविटी दी जानी चाहिए, वो खुद की नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करता रहे। फिर है हमारे पास इंक्लूसिव इन्वायरमेंट होना चाहिए इन क्लास फॉर ऑल, ठीक है, इंक्लूसिव में पता है कि जिसमें हर तरह के बच्चे जो है मिलकर पढ़ रहे हैं, चाहे वो डिसेबल है, नॉन डिसेबल है, तो ऐसा इन्वायरमेंट जो है वो क्लास में होना चाहिए। अब हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी इन असेसमेंट और एग्जाम रिफॉर्म नीड, ये हम इसलिए करें क्योंकि एनसीएफ ने इन दोनों बातों पे बहुत एम्फेसाइज किया, तो इसको डिटेल में समझ लेते हैं थोड़ा सा कि इसमें क्या क्या बात की गई है। तो सबसे पहले हमारे पास इसमें प्रीवियस ईयर्स में भी क्वेश्चन आए हुए हैं, तो वेरियस मोड ऑफ असेसमेंट होना चाहिए, ठीक है, एक मोड ऑफ असेसमेंट नहीं हो, क्योंकि कई बच्चे जो होते हैं थियोटिकली बहुत अच्छे होते हैं, कई बच्चे जो होते हैं प्रैक्टिकली बहुत अच्छे होते हैं, तो आप एक ही मोड से सारे बच्चों को जज नहीं कर सकते ना। फिर है हमारे पास फोकस होने हाई लेवल कॉम्पिटेंस, ठीक है, सिर्फ मेमोरी का टेस्ट करने के लिए नहीं होना चाहिए, उसकी और जो क्षमताएं हैं बच्चे की, और जो विशेषताएं हैं उसको निखारने के लिए असेसमेंट होनी चाहिए। फिर है सेंटर, लर्नर सेंटर अप्रोच को फोकस करे, वन साइज नॉट फिट टू ऑल, मतलब एक साइज सभी को नहीं आ सकता ना, किसी को एल आता है, एम आता है, किसी को ऐसा आता है, उसी टाइप से एक ही बच्चे के लिए आप सभी बच्चों के लिए एक तरह की असेसमेंट जो है वो चूज़ नहीं कर सकते, उसके इंटरेस्ट और उसकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। फिर जो है असेसमेंट जो है वो फ्लैक्सीबल, क्रिएटिव और यूज़र फ्रेंडली होनी चाहिए, ठीक है, मतलब फ्लैक्सीबल हो, आप उसको चेंज भी कर सकते हो, ऐसे नहीं है कि आपने एक क्वेश्चन पेपर बना दिया तो दैट्स इट, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। फिर है एग्जाम रिफॉर्म्स नीड क्या है, एग्जाम को रिफॉर्म्स करने की नीड क्यों आई, जो भी असेसमेंट की बात की जा रही है, एग्जाम्स है, इसको नीड क्यों है, ज़रूरत क्यों है, क्योंकि आजकल के जो एग्जाम्स है वो सोशल जस्टिस जो नीड है हमारी आज की जो सोसाइटी की उसको पूर्ण नहीं कर रहे हैं, ठीक है, और जो क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन पेपर है वो काफ़ी लो है, इसलिए भी वो रोड मेमोराइजिंग को ज़्यादा फोकस करता है, और बेस्ड है इस प्रिंसिपल के ऊपर कि वन साइज फिट टू ऑल, कि सभी को एक ही साइज, मतलब एक ही क्वेश्चन पेपर सबके लिए बना दो। फिर है इंड्यूस द लेवल ऑफ एंग्जाइटी एंड स्ट्रेस, कहीं ना कहीं बच्चे जो है एग्जाम के फियर के कारण आजकल सुसाइड भी कर लेते हैं, तो इस कारण से वो स्ट्रेस को कम करने के लिए लैक ऑफ मार्क्स एंड ग्रेडिंग रिपोर्टिंग, इससे जो है मार्क्स या ग्रेडिंग जो है वो हम जज नहीं कर पाते हैं, एग्जैक्ट उसका लेवल जो है मार्क्स और ग्रेडिंग से हम नहीं कर सकते बच्चे का।
मेन प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शन पर जब एनसीएफ का करिकुलम कंस्ट्रक्ट किया गया, मतलब जो सब्जेक्ट आगे हम डिस्कस करेंगे 9 सब्जेक्ट्स को डिस्कस किया गया है कि उसके उद्देश्य कैसे हैं और उसमें क्या क्या पढ़ाया जाना चाहिए। तो 5 बातों का ध्यान रख के किया गया, ठीक है। 5 बातें हर जो करिकुलम है उसके अंदर होनी चाहिए। तो सबसे पहले था टोटलिटी ऑफ एक्सपीरियंस, कि बच्चा जो है नॉट जस्ट करिकुलम, मतलब जो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ है वो भी उसके करिकुलम में ऐड होनी चाहिए, जैसे प्ले हो गया, स्पोर्ट्स हो गया, गेम हो गया, मतलब अकेडमिक जो लर्निंग है उसके अलावा जो एक्टिविटीज़ है वो भी ऐड होनी चाहिए। फिर है वेराइटी ऑफ इलास्टिसिटी, की कोई भी बच्चा जो है अगर वीक है तो सबके लिए वही वन साइज फिट टू ऑल नहीं होना चाहिए, उसकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग उसका जो करिकुलम है उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग अलग होना चाहिए। फिर है रिलेशन विद द कम्युनिटी लाइफ, ठीक है, जो रियल लाइफ जो है कम्युनिटी लाइफ से रिलेटेड होना चाहिए करिकुलम, उनकी जो कम्युनिटी की जो नीड है वो भी उसके अंदर लिखी होनी चाहिए, उससे रिलेटेड एक्टिविटीज़ या फिर सिलेबस होना चाहिए। द ट्रेनिंग ऑफ द लेजर, मतलब बच्चा वही वेराइटी ऑफ एक्टिविटीज़, ठीक है, स्पोर्ट्स, वो सब चीज़ें इंक्लूड होनी चाहिए। इंटर रिलेशन होना चाहिए आपस में सब्जेक्ट का, कि एक सब्जेक्ट जैसे बीएड के अंदर आपने देखा होगा कि हर सब्जेक्ट जो है एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है, मतलब कुछ उसका जो पार्ट है सिलेबस का वो दूसरे सब्जेक्ट में भी आपको देखने को मिले। अब है हमारे पास एनसीएफ 2005 का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट करिकुलम एरियाज। इसके अंदर हम 9 सब्जेक्ट डिस्कस करेंगे जो कि एनसीएफ 2005 ने इनके ऊपर कैसे होने चाहिए वो बताएं, जैसे साइंस, मैथ्स, इनका उद्देश्य क्या होना चाहिए, इनको कैसे पढ़ा जाना चाहिए, क्या क्या इसमें इंक्लूड होना चाहिए। तो वो सारी चीज़ें इसने डिस्कस करी हैं और इसमें से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ढेरों क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हर साल पूछे जाते हैं, तो इसलिए इसको हम डिटेल में समझेंगे। थ्योरी एग्जाम के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप हर सब्जेक्ट की 2 या 3 लाइनें लिख सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास लैंग्वेज में तो एनसीएफ 2005 ने एम्फेसाइज किया 3 लैंग्वेज फार्मूला के ऊपर, जिसके अकॉर्डिंग हिंदी स्पीकिंग जो स्टेट्स हैं जहाँ पे हिंदी बोली जाती है वहाँ पे जो फर्स्ट लैंग्वेज है उनकी मदर टंग हो सकती है, रीजनल लैंग्वेज हो सकती है। सेकंड लैंग्वेज कोई भी मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज हो सकती है और इंग्लिश हो सकती है। अब मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज क्या होती है, 21 लैंग्वेज है। इसमें से भी सीटेट में बहुत बार क्वेश्चन आता है कि मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज संस्कृत है या नहीं है, और भी क्वेश्चन इसमें से पूछे गए हैं, तो इसमें संभावना है कि आगे भी पूछे जाए। तो एंड ऑफ द सेशन हम एक बार देख लेंगे कौन सी वो 21 लैंग्वेजेस है। जैसे कि हमारे पास पंजाबी है, संस्कृत है, दोनों आ जाती हैं। तो हम एग्जाम्पल लेके चलते हैं कि बच्चा जो है इन तीनों लैंग्वेज में से कोई भी एक लैंग्वेज जो है यहाँ पे सीख सकता है, इंग्लिश जो है उसको इंक्लूड करके। सेकंड है, अगर बच्चा यहाँ पे सपोज करो पंजाबी सीख रहा है तो यहाँ पे अनदर कोई मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज चूज़ कर सकता है, जैसे यहाँ पे उसने मराठी चूज़ कर लिया, संस्कृत चूज़ कर ली, या फिर वो इंग्लिश चूज़ कर सकता है। फिर हमारे पास नॉन हिंदी लैंग्वेज जो स्टेट्स हैं वहाँ पे क्या है कि अब हिंदी तो उनको कंपलसरी आनी चाहिए ना, तो इसलिए उन्होंने यहाँ पे मॉडर्न लैंग्वेज, यहाँ पे तो सेम ही है, सेकंड लैंग्वेज में मॉडर्न लैंग्वेज को चूज़ ना करवा के हिंदी का ही ऑप्शन दिया है, ठीक है, कि हिंदी हो। फिर थर्ड में इन्होंने मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज या फिर इंग्लिश को चूज़ करने के लिए कहा, ठीक है। नेक्स्ट इसमें बात की गई है कि जो मल्टी लैंग्वेजिज्म क्लासरूम के ऊपर फोकस किया गया, कि जो मल्टी लैंग्वेजिज्म क्लासरूम है उसको टीचर जो है एक रिसोर्स और स्ट्रेटेजी समझे। ये बहुत बार इसमें से भी क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो ये जो है एक तरह से क्लासरूम के लिए अपॉर्चुनिटी है कि जब बहुत सारी भाषाएं क्लास में बोली जाती हैं तो बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं और मल्टीपल लैंग्वेज जो है वो सीख जाते हैं। एम्फेसाइज किया गया इसके द्वारा लैंग्वेज एक्विजिशन पे, कि बच्चे को रटकर या फिर जो ग्रामर सिखाकर, ग्रामर्स के रूल सिखाकर जो है भाषा ना सिखाई जाए, बल्कि बच्चे जो है आपस से एक दूसरे से बात करके या एक दूसरे को देख के या टीचर को इमिटेट करके, जैसे बच्चा फर्स्ट लैंग्वेज सीखता है अपनी मदर से, अपने घर वालों से, ऐसे लैंग्वेज को एक्विजिशन मतलब एक्वायर करवाया जाए, ना कि लर्न करवाया जाए। फिर है लिटरेचर के ऊपर बहुत जोर दिया गया कि लिटरेचर जो है वो बच्चे के अंदर क्रिएटिविटी लेकर आता है और उसको जो है लैंग्वेजेस की गहराई के बारे में पता चलता है। नेक्स्ट है हमारे पास मैथमेटिक्स में भी हर साल बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इसमें आप कोई भी 2 या 3 लाइनें लिख सकते हैं अगर आप थ्योरी एग्जाम के लिए कर रहे हैं। तो सबसे पहले कहते हैं कि मैथ जो है वो इन्जॉय के लिए होना चाहिए, बच्चा जो है इससे डरे नहीं, प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है टेक्निक्स जो है इसमें यूज़ की जानी चाहिए, फार्मूला रिटाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा बच्चे को जो बेसिक मैथमेटिक्स है जैसे अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, ये सब आने चाहिए। और हर बच्चा जो है, टीचर जो है हर बच्चे को इंगेज करे, ऐसे नहीं सोचे कि सिर्फ बच्चे लड़के ही कर सकते हैं या फिर इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स ही मैथ कर सकते हैं। हर बच्चे को किसी ना किसी तरह से इंगेज करे और मैथ जो है वो क्या होना चाहिए, डेली लाइफ से लिंक होना चाहिए। इसके अलावा एम्फेसाइज किया गया मैथमेटिक्स में हमारे पास कंटेंट, प्रोसेस और रीजनिंग के ऊपर, ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया है हमारे पास। फिर है मैथमेटिक्स जो है वो बच्चे की थॉट को अवेकन करें, मतलब उसकी जो थॉट प्रोसेस है, बच्चे को सोचना पड़े, ऐसे नहीं जस्ट फॉर्मूला लगाया पुट किया और काम हो गया, नहीं, वो उसके ऊपर सोचे, उसकी थॉट प्रोसेस जो है वो वर्क हो। फिर है हमारे पास इसमें मैथमेटिक्स के ऊपर कहा गया कि हायर लेवल की जो है एम होना चाहिए, नो कि नैरो एम नहीं होना चाहिए, हायर एम होना चाहिए मैथ को रीड करने के लिए। नेक्स्ट है हमारे पास साइंस में भी यही है कि साइंस जो है एवरीडे लाइफ से उसको जोड़ा जाए, साइंटिफिक टेम्पर जो है उससे जो है वो इम्प्रूव हो, रैशनल थिंकिंग बच्चे की इम्प्रूव हो, कंस्ट्रक्टिव क्लासरूम होना चाहिए, मतलब वही बच्चे को दिखा कर या फिर वो बच्चा खुद चीज़ों को करके सीखे, लर्निंग बाय डूइंग हो,
कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो, इस तरह से वो फैक्ट्स, एप्लीकेशंस, प्रिंसिपल्स जो है वो समझे साइंस के, और उसकी जो है हिस्ट्री भी, साइंस की जो हिस्ट्री मतलब साइंटिस्ट के बारे में वो क्या करके गए हैं, उनकी अचीवमेंट्स क्या हैं, वो भी बच्चे को बताई जाए, जिससे उसके मन में एक एप्रिसिएशन आए इस सब्जेक्ट को लेकर। फिर है हमारे पास साइंस के अंदर ही हमारे पास साइंस जो है वो एक वाइडर कॉन्सेप्ट कॉन्टेक्स्ट के अंदर समझाई जानी चाहिए, जैसे उसमें एनवायरनमेंट भी होना चाहिए, ग्लोबली भी वो क्या साइंस जो है सोसाइटी से कैसे लिंक है, वो चीज़ें जो है बच्चे को समझाई जानी चाहिए। इसके अलावा करिकुलम के अंदर जो सब्जेक्ट है वो हमारी ऑनेस्टी, कॉर्पोरेशन, इस तरह की जो वैल्यूज़ है वो हमारे अंदर डेवलप हों, तो ये चीज़ों का भी ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास सोशल साइंस, इसमें कि एनसीएफ कहता है कि बच्चे को साइंस, जो सोशल साइंस पढ़ाने का उद्देश्य क्या है कि सबसे पहले बच्चा जो है वो सोसाइटी के बारे में अंडरस्टैंड करे, इक्वालिटी और जो जस्टिस है उसको अप्रिशिएट करे समाज में, और जो समाज में प्रॉब्लम्स है उसको फेस करे, उसको सॉल्व करने के तरीके उसके अंदर जो है वो इमर्ज हो। फिर डेवलप करे स्किल्स को, कौन सी जो कि सोसाइटी को और जो ह्यूमन रिलेशनशिप को बढ़ाती हैं, इंटरेक्ट करवाती हैं। फिर है टू ग्रो द रिस्पॉन्सिबल मेंबर ऑफ द सोसाइटी, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी को वो समझे कि उसकी समाज के प्रति क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फिर वो कहते हैं कि अपर प्राइमरी के अंदर ये सब सब्जेक्ट्स इंक्लूड होने चाहिए, जैसे हिस्ट्री है, जियोग्राफी है, पॉलिटिकल साइंस है, इकोनॉमिक्स है, और जो बच्चा सेकेंडरी स्टेज में होता है तो उसको जस्टिस या इश्यूज़ जो हैं, साइंटिफिक जो हमारे पास इश्यूज़ हैं, सोशल जो इश्यूज़ हैं उसके बारे में बच्चा अवेयर हो, इकोनॉमिकली क्या चल रहा है, हिस्ट्री जो है जैसे कि हमारे पास बैकग्राउंड है उसको अच्छे से समझे। अब हमारे पास आर्ट एजुकेशन, अकॉर्डिंग टू एनसीएफ की आर्ट एजुकेशन जो है इंक्लूड होनी चाहिए, जैसे कि बच्चा जो है रिच ट्रेडिशन जो है उसके बारे में पता चले, म्यूज़िक, डांस, थिएटर, ये सब जो है करिकुलम में इंक्लूड होना चाहिए। हेल्थ और फिजिकल एजुकेशन जो है बच्चे को हेल्थ, एक्सीडेंट्स, फिजिकल फिटनेस, इसके बारे में अवेयर कराए और बच्चे के अंदर स्किल्स डेवलप हों, जिससे वो इस साइको सोशल जो इश्यूज़ हैं इसको सॉल्व कर सके, और स्पोर्ट्स, गेम्स, इन चीज़ों को ऐड करना चाहिए एजुकेशन के अंदर। फिर है स्टडी फॉर पीस, की बच्चे के अंदर जो है एक लिसनिंग, पेशेंस, ठीक है, एक दूसरे को एक्सेप्ट करना, अप्रिशिएट करना, प्योरिटी ऑफ माइंड, कंसंट्रेशन, कोऑपरेशन, तो ये सारी जो वैल्यू है, वर्च्यूज़ हैं, वो बच्चे के अंदर आए। तो मतलब मॉरल्स जो रिलेटेड स्टोरीज़ हैं या फिर बुक्सेस हैं वो भी करिकुलम में इंक्लूड होनी चाहिए। फिर वर्क को एजुकेशन के साथ जोड़ा जाए, जैसे वोकेशनल एजुकेशन के बारे में हमने पढ़ा है, ठीक है, क्राफ्ट एजुकेशन, ताकि बच्चा जो है ऐसी स्किल्स उसके अंदर डेवलप हों ताकि आगे वो जाके उन चीज़ों से वर्क भी कर सके, तो वर्क को भी एजुकेशन के साथ जोड़ा गया है। फिर नेक्स्ट है हमारे पास करिकुलम जो है वो साइट्स एंड लर्निंग रिसोर्सेज, ठीक है, जो लर्निंग रिसोर्सेज है वो स्कूल में अवेलेबल होने चाहिए, जैसे टूल्स हैं, लैब्स हैं, टीचिंग एड्स हैं, लाइब्रेरीज़ हैं, ठीक है, तो जिससे बच्चा जो है ओवरऑल डेवलपमेंट कर सके। इसमें कंप्यूटर साइंस के एजुकेशन के ऊपर भी बहुत फोकस किया गया। तो इसी के साथ हमारा सेशन कंप्लीट होता है। इससे रिलेटेड जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर के, वो हम नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसके अंदर डिस्कस करेंगे। सारे जो एनसीएफ के क्वेश्चंस हैं, स्पेशली जो सीटेट के, वो आपको उसमें मिलेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग दिस चैनल, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी।